ने स्टार्ट किया था और इसका हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन भी देखा था जो कि काफी लिमिटेड होता है। मतलब है यानी कहने का मतलब है कि अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना वो एक सर्किल की फॉर्म में लिखा जा सके ना तो फिर तो आप ये ग्राफिकल मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज और वैसे भी आपको पता है जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग में ग्राफिकल मेथड जो था वो सिर्फ 2 वेरिएबल्स के लिए था। यही हाल यहाँ पर भी है कि अगर पॉसिबल है तो सिर्फ 2 वेरिएबल्स के लिए पॉसिबल है। अगेन वही कमेंट है कि 3 में भी जरा मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन वही स्फेयर वगैरह बनेंगे तो वही हाल है जो लीनियर प्रोग्रामिंग का था कि प्लेन बनेंगे। तो ज्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता 2 वेरिएबल और ऑब्जेक्टिव एक खास किस्म का हो तो फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल उसके बाद हमने इसका पेज नंबर 2 से इसकी थ्योरी पढ़ी थी थोड़ी सी, ठीक है, और फिर एक प्रॉब्लम भी हल किया था। और प्रॉब्लम जो था वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपको जो होता है ना वो लीनियर प्रोग्रामिंग ही की मदद हासिल करनी पड़ती है। जैसे ये देखिए ये वाला प्रॉब्लम जो था, थोड़ा सा मैं जल्दी से आपको ये लास्ट टाइम हमने किया था, थोड़ा सा रिवाइज कर दूं आपको कि आपने अगर ये वाला प्रोग्राम हल करना है ना तो प्रोग्राम तो ऊपर लिखा, मतलब क्वाड्रेटिक प्रोग्राम तो ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन जो के कंडीशन है ना वो एक लीनियर फॉर्म, लीनियर सिस्टम। अच्छा, इसको लीनियर सिस्टम पता क्या करेंगे, अगर ये आप चारों लाइनें देखेंगे तो लीनियर सिस्टम नहीं है, लेकिन अगर आप इसको छोड़ दें तो बाकी जो है वो क्या होता है, लीनियर सिस्टम होता है। सही है, लेकिन ये जो 2 नेगेटिव है इसका मतलब है कि सिस्टम हमारा इनफिजिबल है इस पॉइंट पे। तो चूंकि इनफिजिबल है हमें ये वाली कंडीशनें सेटिस्फाई करनी है, और ना सिर्फ ये करनी है बल्कि 6 कंडीशनें और भी हैं। कौन सी? u1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, s1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एटसेट्रा। ये 6 के 6 वेरिएबल ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो आप काम करते हैं, आप कहते हैं चलो फिलहाल स्टार को इग्नोर कर दो, ये 3 जो इक्वेशन है ना इसको आप फेज 1 मान लें, फेज 1 मान लें, और जो स्टार है ना, स्टार का मतलब क्या है, कंप्लीमेंट देंगे तो दोनों चीजें क्या चल रही होगी, पैरेलल चल रही होंगी। जैसे यहां पर ये देखें ना, ये आपको मैंने 3 चीजें दिखाई हैं इसके अंदर कि आप इसमें -2 के गिर्द भी कर सकते हैं। जो रूल है ना सिंप्लेक्स मेथड का, विदाउट आर्टिफिशियल, यहाँ भी पिवटिंग कर सकते हैं, आप यहाँ भी कर सकते हैं, आप यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर इसलिए नहीं किया कि -2 का मतलब, पिवट करने का मतलब है कि यहाँ पर u1 आ जाएगा। अच्छा, जब u1 आएगा तो फिर ये वाली कंडीशन वायलेट हो जाएगी, इसलिए कि अगर u1 भी बेसिस में है और s1 भी बेसिस में है तो चांसेस ये हैं कि इन दोनों के वैल्यूज जो है ना वो पॉजिटिव होगी। बेसिस में आमतौर पर पॉजिटिव वैल्यूज होती है ना, तो ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी। तो लिहाजा हम ना यहाँ पे पिवटिंग करेंगे, ना यहाँ पे पिवटिंग करेंगे, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे पिवटिंग करेंगे तो v1 की जगह क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। ठीक है, और x1 v2 s1 इनमें से कोई भी वेरिएबल जो है ना दोनों एक साथ नहीं आए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर x1 के साथ s1 नहीं आना चाहिए तो वो नहीं है इस बेसिस में। एक मिनट में जरा बताता हूँ। अगर हम यहाँ पे पिवटिंग करेंगे ना तो हमारे पास v1 की जगह क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, x1 v2 s1, यानी ये वाले हैं x1 v2 और s1। ये नॉन जीरो हो सकते हैं, बाकी जो बच गए ना u1 v1 v2 वो तो नॉन बेसिक हैं तो वो तो जीरो होंगे। तो लिहाजा कंप्लीमेंट्री कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड है। तो इस तरीके से जो है ना वो आपको देखिए, जब हम नॉर्मल काम करते हैं ना तो हमारे पास कंप्लीमेंट्री सिलेक्शन नहीं होता, तो हम कोई भी एक पिवट जो कि अंडर द रूल्स परमिसेबल होता है उसको ले लेते हैं। हम ज्यादा चक्करों में नहीं पड़ते कि साहब दूसरा लूं या तीसरा लूं, इसलिए कि वहां पे कंप्लीमेंट्री सिलेक्शन सही नहीं, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ता है।
या अगर एक से ज्यादा चॉइसेस हैं तो वो चॉइस लेनी है जिसमें कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन क्या हो, सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है जी, ओके। अच्छा, इसमें मतलब की बात है -2 पे भी हो रही थी, -4 पे भी हो रही थी, लेकिन फिर हमने एक दूसरा आर्गूमेंट लिया कि अगर हम -4 पे करेंगे तो सिर्फ ये वाला जो है ना, ये वाला प्लस होगा, दूसरा नहीं होगा। लेकिन अगर हम -2 पे कर लेंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे, इसलिए हमने क्या किया, -2 पे किया। तो पहली कंडीशन तो ये होती है कि आपने कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस को ध्यान में रखना है, और फिर दूसरी होती है कि क्विकली कैसे नेगेटिव को पॉजिटिव करें। तो ये क्वेश्चन हो गया था सारा, मैंने सिर्फ आपको रिमाइंड कराया है कि लॉजिक क्या थी। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद हमने देखा था कि अगर आप इसको ग्राफिकली देखें तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग है उसका सोल्यूशन तो आता था ना कॉर्नर पॉइंट्स पे। इसमें कॉर्नर पॉइंट्स कितने हैं, यही 3 है ना, एक ये कॉर्नर पॉइंट्स है और एक ये कॉर्नर। लेकिन चूंकि ये लीनियर प्रोग्राम नहीं है तो यहाँ पे जो आंसर आया है वो यहाँ पर आया है, विच इज नॉट ए कॉर्नर पॉइंट, विच इज, आई मीन, ये तो कहीं भी नहीं लिखा ना कि क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग का सोल्यूशन कॉर्नर पॉइंट्स पे आएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग में तो होता है, तो यहाँ पे जहाँ भी आए तो आमतौर पे यहाँ पे एच के ऊपर आता है, एक एच पे आ गया। कौन सा एच है, ये वाला, 2x1 - x2 = 30। ओके, जरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नीचे ही लिखा हुआ है। असल में आपको जो है ना, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है ना, सबसे पहले तो देखना चाहिए ना कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं। हर वो चीज क्वाड्रेटिक है जिसमें 3 पावर ना आए। तो देखें, इसमें भी 2 पावर है, ये भी 2 है, ये मिलकर भी 2 हो गया, यहाँ 1 है। ठीक है, तो दिस इज क्वाड्रेटिक, और कांस्टेंट क्या है, लीनियर है। तो सबसे पहले आप जो है ना, यहां से क्यू बनाएंगे। आप क्या बनाएंगे, क्यू। तो ये 3 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, और ये जो 2 है ना, 2x1 x2, ये हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। फिर आपने ये देखना होगा कि ये क्यू जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं। एस का मतलब यहाँ पर सेम ही नहीं है, सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट। तो बिल्कुल सही है, जो आपके होते हैं ना लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स, दोनों पॉजिटिव में, लिहाजा है। अच्छा, यहाँ पे आपको डेटा देखना होता है और केयरफुली डालना होता है। ए जो है वो कहाँ से निकलता है, ए यहाँ से निकलता है, विच इज -2 -3। तो इसीलिए आप अगर गौर करें, नीचे आपको नजर आ रहा है ना, -2 -3, और ये पोर्शन क्या होता है, -2 क्यू, ये इसका -2 टाइम्स है। ओके, जो ए आता है उसका -a ट्रांसपोज यहाँ चला जाता है। बाकी v1 जो है, और सॉरी i2 और i1 जो है, ये v और s के साथ रिलेटेड है। तो आपको पता है ना कि v जो है वो इसके साथ रिलेटेड होता है, मतलब एक ही होगा कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस वेरिएबल। सॉरी, u1 जो है ना इसके साथ रिलेटेड होता है, वो एक ही होगा, एक ही वेरिएबल होगा, मतलब ये रहा एक ही वेरिएबल। और v1 v2 जो है ना वो इसके साथ होते हैं। कितने वेरिएबल है यहाँ पे, 2 है ना, तो आपके v1 और v2 आ जाएगा। और जितने स्लैक होते हैं ना उतने ही यूज होते हैं। तो यहाँ पर एक u1 है तो एक ही स्लैक होगा, विच इज s1। ठीक है, और उसके बाद ये क्या आता है आपको पता है ना, ये यहाँ से आता है, यहाँ से c जो है वो x1 और x2 का कोफिशिएंट्स होता है, और ये पता कहाँ से आता है, माइनस, ये यहाँ से। ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। तो इसको लिखने में बड़ी एहतियात करनी पड़ती है, राइट, कि सही जगह पर सही चीज लिखे। ओके, अच्छा, अब हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। आगे हम फिर यही करेंगे कि इसको अच्छा, अब आप देखिए जरा और से सुनिएगा। आपने जब ये प्रॉब्लम लिखा ना, तो बेसिकली ये जो है ना -4, इसकी वजह से ये टेबलो क्या है, फीजिबल नहीं है। तो अब आपने फेज वन अगर चलाने की कोशिश की तो आप -4 में एंटर होंगे ना इसमें, और कोई सा भी नेगेटिव पकड़ेंगे। तो आप अगर ये नेगेटिव पकड़ते हैं तो आपको इसी पे पिवटिंग करनी होगी। उसका रीजन है ना कि बाकी 2 रेशियो तो आप ले ही नहीं सकते ना, इसलिए कि रेशियो या तो नेगेटिव नेगेटिव का आता है या पॉजिटिव पॉजिटिव आता है, तो आपको यहीं पे पिवटिंग करनी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मैं तो -2 लूं, -2 वाला कॉलम, तो भी यहीं पिवटिंग करनी होगी। आप जरा गौर से सुनिएगा।
अगर आप -3 पे पिवटिंग करते हैं, अच्छा याद रखिएगा कि यहाँ पर जो कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन है, ये देखें नीचे लिखी हुई है। अगर आप -2 पे पिवटिंग करते हैं तो आपके पास S1 की जगह क्या आ जाएगा, X1 आ जाएगा। ये वाली कंडीशन वायलेट हो जाएगी, इसलिए कि दो वेरिएबल अगर बेसिस में हो तो नॉर्मली वो क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी। तो आप -2 पे भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप -3 पे करेंगे तो आपके पास S1 की जगह X2 आ जाएगा, फिर भी वायलेट हो गया, इसलिए कि ये V2 X2, ये देखें V2 मौजूद है, X2 अगर दोनों बेसिस में है तो ये नहीं हो सकता, और कोई चॉइस ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास मेथड था ना विदाउट आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, वो तो नहीं चल सकता। तो फिर क्या करेंगे हम, हमारे पास एक और भी तो मेथड है, थैंक्स गॉड, विद आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। तो अब हम उसकी तरफ चले जाएंगे, यानी अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ पर एक और कॉलम डाल देंगे जिसको, जो कि आर्टिफिशियल वेरिएबल के करस्पॉन्ड करेगा। क्लियर, समझ में आ गई ना बात। अगले पेज में ये सब प्लस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और एक और कॉलम नजर आएगा। देखें, आर्टिफिशियल वेरिएबल से फायदा ये होता है कि आपके पास अब आर्टिफिशियल के साथ कोई कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस वेरिएबल नहीं है, तो आप आर्टिफिशियल वेरिएबल को किसी के साथ भी पेयर बनाएंगे ना, तो क्या होगा, कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन जो है ना वो ओबे नहीं होगी। इसलिए कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस तो जो है ना इन वेरिएबल पर है, किस पे, U1 S1 V1 X1 V2 X2। तो इससे हमें क्या होता है, हमें एक स्पेस मिल जाती है आर्टिफिशियल टेक्निक से, ठीक है। तो उससे है हमारा एल्गोरिथम आगे चल पड़ता है। ओके, सो लेट्स सी, दिस इज द आइडिया। अब हम आगे चलें। अच्छा जी, ये जनाब हम आ गए यहाँ पे। ये मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था कि ये नया कॉलम आ गया आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का। पहले हमने इस रो को क्या किया है, -1 से मल्टीप्लाई। अच्छा, अब ये टेक्निकल पिवटिंग है, इसलिए कि ये 1 है ना, ये तो हमने याद है ना, फेज 1 का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जितने आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं माइनस करके उसका मिनिमाइजेशन लेते हैं। तो अब यहाँ पर -A1 आएगा तो यहाँ पे 1 आ गया। इसको पिवटिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस रो को इसमें से माइनस कर देना होगा ना, ताकि ये 1 क्या है, 0 हो जाए। कहलाती है, क्या कहलाती है, टेक्निकल पिवटिंग। ठीक है, ये हमें पहले से पता है, टेक्निकल पिवटिंग। ओके, हमने जो टेक्निकल पिवटिंग की तो जनाब हम यहाँ पे पहुंच गए, सही है। अच्छा, अब देखें आइडिया क्या है, आप और से सुनिएगा। फेज 1 विद आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, ये -4 है ना, हमने इस -4 को अगर आप रियल लाइन पे देखें तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -4 है। हमें इस -4 को इवेंचुअली कहाँ ले जाना है, 0 की तरफ। उसके लिए हम ये करते हैं ना कि नेगेटिव नंबर पकड़ के उसके अंदर रेशियो लेते हैं, -2 पकड़ लें या -3 पकड़ लें। लेकिन अगर आप गौर करें, अगर आप -2 पे पिवटिंग करेंगे तो आपको पता है ना, मतलब -2 वाले कॉलम में तो आपको यहाँ पे पिवटिंग करनी होगी। इसका मतलब है A1 की जगह क्या आ जाएगा, X1, ठीक है। मगर फिर वायलेशन वही वाली हो गई, इसलिए कि V1 X1 तो प्रोडक्ट तो 0 होना चाहिए ना, लेकिन इस केस में तो नहीं होगा। यही हाल यहाँ पर है, अगर आपने -3 का कॉलम लिया तो यहाँ पे पिवटिंग करनी होगी। इसका मतलब है अब V2 की जगह क्या आ जाएगा, X2 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा, हाँ ठीक है। तो इसमें अब क्या होगा, जब X2 आएगा, जरा दोबारा से बताता हूँ कि अगर आप माइनस वाले पे पिवटिंग करेंगे ना, अगर आप माइनस लेंगे तो यहाँ पे पिवटिंग करेंगे, तो इसका मतलब है A1 की जगह क्या आ जाएगा, X1। वो ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर आप यहाँ पे पिवटिंग करेंगे तो A1 की जगह क्या आएगा, X2। अब ये दोनों भी एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए कि V1 X1 का प्रोडक्ट भी 0 है, V2 X2 का भी 0 है। तो आप कहेंगे सर ये क्या हुआ, अभी तो आपने कहा था कि आर्टिफिशियल लेकर आप काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दो चॉइसेस हैं वो भी काम नहीं कर रही। तो देखिए वो काम कर रहे हैं, मैं आपको रीजन बताता हूँ। लॉजिक ये है ना कि -4 को हमने ऐसी पिवटिंग करनी है कि 0 की तरफ ले, ऐसी पिवटिंग नहीं करनी कि -4 उल्टा चल पड़े, -5 -6। यहाँ पे पिवटिंग करने से -3 -2 से ये होता है कि -4 0 की तरफ जाना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ तो दूसरा मसला आ गया। अच्छा,
अब देखें एल्गोरिथम का तकाजा ये है कि -4 जो है ना वो लेफ्ट पे नहीं जाना चाहिए, राइट पे जाना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए ये -4 पे रुका रहे, नथिंग इज रॉन्ग। इसका मतलब है कि इस वर्जन में आप 0 पर भी पिवटिंग कर सकते हैं। अगर कोई नॉन बेसिक कॉलम है ना, जो कि ये वाला है, तो आप उस पर भी पिवटिंग कर सकते हैं, इसलिए कि अगर 0 पे पिवटिंग करेंगे तो -4 ही रहेगा। देखिए इनका मतलब ये होता है ना, -3 का मतलब है कि ईच इंक्रीज ऑफ द टॉप वेरिएबल विल डिक्रीज, सॉरी विल इंक्रीज -4। 0 का मतलब ये है कि जनाब -4 क्या रहेगा, -4 रहेगा, लेकिन कुछ अल्गोरिथम में मूवमेंट आ जाएगी। कैसे आएगी अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने डिसाइड किया है ना 0 पे पिवट करेंगे, तो आपके पास ये वाला रेशियो जो है ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। रेशियो 2 आएगा ना, नहीं रेशियो कितना आएगा, सॉरी हाफ आएगा ना, 1/2, और 6/3 क्या आएगा, 2। आप यहाँ पे पिवटिंग करेंगे, और यहाँ पे पिवटिंग करने का मतलब क्या है कि ये जो आपके पास वेरिएबल है ना u1 है, ये वाला वेरिएबल क्या है, u1 है, तो ये u1 जो है ना वो इसके साथ आ जाएगा, a1 को रिप्लेस कर। और ये अलाउ है इसलिए कि v1 v2 जो है ना, v1 का पेयर बन रहा है x1 के साथ, दोनों एक साथ नहीं होनी चाहिए, नहीं है। v2 का किसके साथ बन रहा है, x2 के साथ, x2 भी यहाँ नहीं है। अच्छा, और u1 का जो पेयर बन रहा है, अगर आप ऊपर देखें वो s1 के साथ है, तो s1 भी यहाँ मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप इस 0 कॉलम में क्या कर सकते हैं, पिवटिंग कर सकते हैं। समझ आ गई ना अच्छी तरीके से ये, ओके। जैसे आपने 2 पे पिवटिंग किया, जैसे मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया भी था कि इससे पता क्या होगा, एल्गोरिथम थोड़ा सा मूव करेगा, लेकिन जो -4 पहले था ना वो -4 अभी भी रहेगा। इसलिए कि 0 कॉलम में पिवट करने से आपके वेरिएबल तो चेंज हो जाते हैं, एल्गोरिथम को थोड़ा सा एक्सीलरेशन मिल जाता है, लेकिन -4 ही रहेगा, ठीक है। अब हम अगेन -4 में दाखिल हुए तो हमारा रूल क्या होता है, मोस्ट नेगेटिव पे जाना होता है, मगर इसमें मोस्ट नेगेटिव भी काम नहीं करेगा। उसकी रीजन ये है कि ये वाला जो रेशियो है ये हो जाएगा 9/2 अगर आप 1 पे पिवटिंग करेंगे, और ये वाला रेशियो हो जाएगा 4/3। अच्छा, मुझे नहीं पता कि कौन सा मिनिमम है, लेकिन किसी पे भी पिवटिंग करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए कि अगर आप यहाँ पे पिवटिंग करोगे ना तो v2 की जगह क्या आ जाएगा, ये वेरिएबल कौन सा है, मैं वेरिएबल ऊपर लिख देता हूँ, x1 x2 x1 x2 u1, सॉरी x1 x2 ये u1 होगा, ये क्या होगा भाई v1, ये v2, एक मिनट, सॉरी मैं ख्याल में रॉन्ग पेज पे हूँ, मैं दोबारा बताता हूँ क्या होगा। ये वाला जो वेरिएबल है, खैर ये तो वही है, x1 x2 u1 v1 v2 s1 a, ये आर्टिफिशियल भी आ गया, ठीक है, ओके। तो हम आपको क्या बता रहे थे कि अगर आप नेगेटिव वाले में पिवटिंग करोगे ना, -3 वाले में, तो मतलब अगर आप ये चूज करोगे ना, वही तरीका वही है ना, मोस्ट नेगेटिव, तो ये आपका जो रेशियो आएगा ये 4/3 आएगा, विच इज 1.33, यही होगा ना। और दूसरा आएगा 9/2 विच इज 4.5 समथिंग। तो आपको यहीं पे पिवटिंग करनी पड़ेगी, किसमें, इसमें। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पिवटिंग करोगे ना तो a1 की जगह क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। अभी अगेन वायलेशन होगी, कौन सी वायलेशन होगी, ये वाली, v2 x2 जो है वो एक साथ नहीं रह सकते, सही है। इसका मतलब है आप -3 नहीं ले सकते, ठीक है, कोई मसला नहीं, हमारे पास -2 की चॉइस तो है। जैसे ही हमने -2 पे देखा तो हमारे पास ये वाला रेशियो जो है 2 आ जाएगा, और ये वाला आ जाएगा 9/14 विच इज स्मॉलर। तो यहाँ पे जब आप पिवटिंग करेंगे तो आप v2 की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, x1 आ जाएगा। तो x1 और u1 का शायद नहीं, x1 जो है वो किसके साथ जाता है, v1 के साथ जाता है, यानी x1 का जो पेयर बन रहा है ना वो v1 के साथ होता है। तो अगर हम यहाँ पे पिवटिंग करेंगे तो x1 आ जाएगा। तो x1 जो है ना तो u1 के साथ मतलब है पेयर बना रहा है, ना a1 के साथ तो कोई भी नहीं बनाना, ये तो आर्टिफिशियल है। तो हम यहाँ 7 पे पिवटिंग कर लेंगे।
अगर जैसी 7 पे पिवटिंग किया आपके पास ये जनाब अली आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, अभी तक जो है ना ये नेगेटिव ही है तो कोई मसला नहीं है, अभी हमारे पास मौका तो है ना। अगेन आप यहाँ पे दाखिल हुए तो आप यहाँ पहुंचे, यहाँ से आप ये रेशियो तो ले नहीं सकते, 1/7 और इसका रेशियो लेंगे और इसका रेशियो लेंगे तो ये मिनिमम होगा। अब A1 की जगह क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। अगेन x2 x1 x2 का जो है ना v1 के साथ बनता है और x2 का जो है x1 का v1 के साथ पेयर बनता है, वो नहीं है, v1 नहीं है ना। सिमिलरली x2 का v2 के साथ बनता है, वो भी नहीं है। और जब ये x2 आएगा तो x1 और u1 भी एक दूसरे के साथ पेयर नहीं बनाते, इसका मतलब ये जो है ना काम आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे पिवटिंग करी और जैसे ही ये 0 हुआ और ये जो वेरिएबल हैं ये कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं तो बस आंसर आ गया। x1 जो है वो हाफ हो गया, x2 जो 1 हो गया। अगेन जो हमने पिक्चर बनाई थी जो बताया था ना वो भी यहाँ पर यही हो रहा है। ये जो फिजिबल रीजन है उसके एज पे नहीं है आंसर, आंसर किस पर है, सॉरी कॉर्नर पॉइंट पे नहीं है, एज पर है। सो दिस इज क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग। ठीक है भाईजान, अब हम आगे चलते हैं, जरा क्विकली करते हैं। अब हम अब सारा कंसेप्ट तो क्लियर हो गया ना। अच्छा, ये जो हमने कहा था थोड़ा सा अपना कारोबार बढ़ाएं, कारोबार बढ़ाने से मतलब है कि कम से कम 2 कांस्टेंट तो लेके बताएं, तो मैंने 2 कांस्टेंट लिए, बाकी सब वही है। अब इसमें पता क्या होगा, एक वही बात है कि यहाँ पर जो है वो 10 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो ये आपका क्यू बन गया। अगेन इसमें फर्स्ट ऑर्डर का लीडिंग प्रिंसिपल माइनर भी 10 है और सेकेंड ऑर्डर का भी पॉजिटिव है, लिहाजा क्यू क्या हो गया, सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट हो गया। तो के कंडीशन जो हम लेके चल रहे हैं ना सिर्फ ये कि नेसेसरी होंगी बल्कि सफिशिएंट भी होंगी, यानी आपको ऑप्टिमल आंसर दे देंगे। अच्छा, अभी तक हमारे पास 3 रोज चल रही थी, इसलिए कि ए जो था ना वो सिर्फ एक कांस्टेंट, अब ये 2 हो गए। तो आपके पास ये देखा आपने, ये वाला जो है ना 1 2 1 1, ये वाला पोर्शन आ गया ए वाला, और इसी का ट्रांसपोज विद नेगेटिव साइन यहाँ चला गया, ये वाला जो है वो क्या हो गया, -2q हो गया। और अगर आपको याद हो ना, ये जो v1 और v2 है, आपको याद है ना, ये जो है सॉरी u1 एंड u2 किसके साथ चलते हैं, इसके साथ चलते हैं। जितनी इनइक्वालिटीज कांस्टेंट होंगे उतने यूज होंगे। और सिमिलरली ये जो v1 v2 है वो मेरे ख्याल में आपको पहले वो लिख दूं, क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशंस, ताकि आपकी समझ में आए कि हम क्या बातें कर रहे हैं। ओके, तो वो ये रही कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। राइट, किधर की भाई कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन, ओके। अच्छा, वो ये लिखी हुई है, ये ऊपर लिखी हुई है, ये रही। देखिए, वेक्टर फॉर्म में लिखने से फायदा होता है ना कि आपको वो जो इसके अंदर 4 कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस है ना वो 2 में होगी, तो ये जो आप समझ, यहाँ से पता भी चल जाता है आपको कि ये जो स्लैकनेस है ना एस, वो इनका स्लैकनेस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा जो स्लैकनेस है वो एस है, सही है। और मैं इसको दोबारा क्लियर कर दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर असल में देखें, एक्स तो वेरिएबल शुरू से मौजूद है ना, x1 x2, उसका वेक्टर भी बन गया। अच्छा, और ये जो v होता है ना वो इनके साथ होता है, इसके साथ v होता है, जितने मतलब वेरिएबल हैं वो v हो गया। और इसके साथ असल में 2 होते हैं, एक होता है u जो कि वही कंप्लीमेंट्री सिलेक्ट जो होता है कि आप जब इसको इक्वालिटी में चेंज करते हैं, सॉरी कंप्लीमेंट्री कंडीशन होती है, और एक s होता है जो स्लैकनेस होती है। क्लियर हो गया ना आपके पास, ये जो s है ना ये कौन सा वेक्टर है, इसमें s1 ऐड करेंगे, इसमें s2 ऐड करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। उसके बाद जो है ना कंप्लीमेंट्री वेक्टर क्या आएगा, u आएगा। तो जाहिर है कि अगर 2 कॉन्स्टेंट्स हैं तो u भी 2 ही होंगे, और अगर 2 इनइक्वालिटी तो s भी 2 ही होंगे, तो ये कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस चली गई।
और ये जो है ये सिंपल होती है, इसके साथ जितने वेरिएबल्स हैं उतने ही v1 v2 होती है, राइट। तो इसके साथ v आ गया, तो इस तरह लिखने में जरा आसानी होती है। x डॉट v u डॉट s, u और s जो है ना ये दोनों इसी के साथ होते हैं, समझ गए। एक क्या होता है, एक वेक्टर स्लैक का होता है और दूसरा वेक्टर क्या होता है, कंप्लीमेंट्री लेग्रांज मल्टीप्लायर कहने चले। अच्छा वो वर्ड याद आ गया। v जो है ये लेग्रांज मल्टीप्लायर्स हैं वेरिएबल्स के, और u जो है वो लेग्रांज मल्टीप्लायर्स हैं किसके, इनइक्वालिटी कांस्टेंट के। s क्या है, स्लैक। तो इस तरह से याद रखने में आपको आसानी हो जाएगी, कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ गया, ठीक है। और इसका मतलब यही है कि x डॉट v का मतलब यही है वेक्टर फॉर्म में, याद है ना। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो हो, जिसको हम इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो हर टर्म, चूंकि हर चीज पॉजिटिव या जीरो है, तो हर टर्म बेसिकली अलग अलग जीरो होगी, ठीक है। ऑलराइट, तो अब आपने कहा ठीक है भाई, जितने यूज हैं उतने ही ऐसे हैं। असल में पता लिखते कैसे हैं, पहले आप लिखते हैं लेग्रांज मल्टीप्लायर्स ऑफ इनइक्वालिटीज, फिर लेग्रांज मल्टीप्लायर होता है वेरिएबल्स के, और फिर स्लैक वेरिएबल्स होता है किसका, इनइक्वालिटीज का। तो इस ऑर्डर में लिखते हैं इनको, ठीक है। अच्छा वो खुद ब खुद पता चल जाता है कि फिर आगे क्या करना है। देखिए ये चीजें तो बता दी है ना मैंने आपको, ये a है, ये उसका -at है, ये -2q है। अब खुद ब खुद आगे काम करेंगे। v1 v2 जो है ना इसके ऊपर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। s1 s2 की जो है नीचे आती है, और जो बच गया वो सब क्या हो जाता है, जीरो। ये सब बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अच्छा अब इसमें जो -10 और -25 है ना, वो ये वाले नंबर याद है ना, ये C1 और ये क्या है, C2, ठीक है। और 10 9 जो है वो ये वाले हैं। तो इसकी जरा आपको प्रैक्टिस करनी होगी काफी, कि टेबलो कैसे बनाया जाए, ठीक है जनाब। अब हम आगे चलते हैं। ओके, अब हमें पता ही है ना, हमने कहा हमारे पास ये तजर्बा हो गया कि हमें विदाउट आर्टिफिशियल में ट्रबल आ सकती है, तो हम वहां जाएंगे ही नहीं। हमने डायरेक्ट काम क्या किया कि ये जो दो नंबर थे ना, इसको प्लस बनाने के लिए थ्रू आउट -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा। और इसी में फिर हमने दो कॉलम ऐड कर दिए आर्टिफिशियल वेरिएबल के, ठीक है। और फिर हमने दो टेक्निकल पिवटिंग की। टेक्निकल पिवटिंग का मतलब यहाँ बहुत सिंपल सा है, मैं आपको बता देता हूँ कितना सिंपल है। जी, यहाँ पर सिंपल मतलब ये है कि आप इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करें और इसमें से माइनस कर दें, ठीक है। 10 25 क्या हो जाएंगे, 35, जीरो में से 35 किया तो -35 आ जाएगा। इसका एडिशन 1 आएगा, 1 में से 1 गया, जीरो। इसी तरीके से जब आप, चलिए एक और देख लेते हैं, जब ये 2 और 4 कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे ना, तो जीरो में से माइनस करेंगे तो -24 हो जाएगा। तो मैंने बजाय एक और टैबलो लिखने के, मैंने इसी में एक रो, मतलब इस रो को जो है ना इससे रिप्लेस कर दिया, इसलिए कि बाकी टैबलो तो कोई इफेक्ट नहीं होगा ना उस पर। तो मैंने कहा खामखा जगह नहीं है मेरे पास, तो मैंने यहीं पर लास्ट रो को जो है ना वो क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद सिंपल हो गया काम। क्या सिंपल हो गया मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हुआ ये, आपको याद होगा ना, ये जो -35 है इसको हमने कहाँ ले जाना है, जीरो की तरफ ले जाना है। तो आपने -24 के ऊपर पिवटिंग की, तो वही रेशियो रूल, मतलब स्मॉलेस्ट रेशियो लेंगे ना, तो यहाँ पे रेशियो आएगा हाफ, बाकी सब जगह ज्यादा आएगा। अच्छा, और यहाँ पे पिवटिंग करने से कोई खराबी भी नहीं है, इसलिए कि x1 आ जाएगा। आपको याद होगा कि हमारे पास जो कम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस है ना, वो ये वाली है, कौन सी वाली है, x डॉट v 0 और u डॉट s 0। तो हम ऐसे पिवटिंग कर सकते हैं जिसमें x और v के सेम कंपोनेंट बेसिस में नहीं आए, तो यहाँ पे नहीं आए, इसलिए कि यहाँ पर x1 है लेकिन कहीं v1 तो नजर नहीं आ रहा, ठीक है। a2 तो वैसे ही आर्टिफिशियल है। s1 के साथ अगर कोई u1 होता तो ट्रबल होती, वो नहीं है। x2 के साथ क्या है, u2 होता तो ट्रबल होती, वो नहीं है। इसका मतलब है पहला पिवट इन कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन को ना सिर्फ सेटिस्फाई कर रहा है, बल्कि इस -35 को रिड्यूस करके कहाँ ला रहा है, -23 पे ला रहा है। ये तो रूल है ना, आप पिवटिंग आप कर रहे हैं। अच्छा, जब यहाँ पहुंचे तो अगेन वही मसला है, -23 है ना, तो आप यहाँ पे भी पिवटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो मोस्ट नेगेटिव पे आप जो है ना पिवटिंग करेंगे। मोस्ट नेगेटिव जो है वो ये बन रहा है, -1.2 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अगेन जब आपने यहाँ पे पिवटिंग की वही रूल के हिसाब से, तो यहाँ पे पिवटिंग करेंगे तो x1 की जगह क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा।
ये भी वही कर रहा है। x2 के साथ क्या नहीं है, v2 तो यहाँ मौजूद नहीं है ना, तो x डॉट v भी ओके है, u डॉट s भी ओके है। तो यहाँ पे पिवटिंग करेंगे, x1 की जगह x2 आ जाएगा और -23 भी कुछ डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ओके, ये जनाब वैल्यू डिक्रीज हो गया और आपकी वैल्यू जो है वो और कम होकर क्या हो गई? -20 हो गई। ओके, अगेन -हाफ के किया तो S1 की जगह V1 आ जाएगा। अगेन ये जो कुछ भी है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। याद है ना कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस क्या थी? x डॉट v इक्वल 0 और u डॉट s इज इक्वल टू 0। आपने सिर्फ ये देखना है कि अगर S2 है ना तो U2 नहीं होना चाहिए, नहीं है। अगर V1 है तो क्या नहीं होना चाहिए? X1 नहीं होना चाहिए। A2 तो आर्टिफिशियल, इससे तो कोई मसला नहीं है। अगर X2 है तो U2 नहीं होना चाहिए, वो नहीं, कहाँ नहीं होना चाहिए? बेसिस में होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम ओके हैं। उसके बाद हमने फिर वही -2 पे पिवटिंग की। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि हम आमतौर पे कहाँ जाते हैं? मोस्ट नेगेटिव की तरफ जाते हैं ना। तो अगर हम मोस्ट नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो हमने इस कॉलम में क्यों नहीं पिवटिंग की? तो उसका रीजन देखें, कई रीजन हो सकते हैं। चले करके देख लेते हैं। अगर हम -3 पे कोशिश करेंगे ना पिवटिंग करने की, तो हमारे यहाँ पे रेशियो 10 आएगा, सही है ना। 5 को आप हाफ से डिवाइड करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये रेशियो तो आप नहीं लेंगे, यहाँ से आपके पास 8 आ जाएगा, तो मिनिमम आया 5। तो जब आप 3 पे करेंगे ना तो आपको A2 की जगह क्या लाना पड़ेगा? x1। अब आपको समझ में आ गया क्यों नहीं की पिवटिंग? ये x1 v1 नहीं आ सकते, इसलिए ये दोनों कंप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, तो लिहाजा हमने क्या किया? -3 कॉलम पे नहीं गए, हम कौन से कॉलम पे गए? -2 के कॉलम पे गए। जैसे ही -2 कॉलम पे गए तो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे पिवटिंग हो सकती है ना, इसलिए कि 0 पे नहीं हो सकती, -1 पे नहीं हो सकती, 0। जैसे आपने 2 पे पिवटिंग की, A2 की जगह आपके पास क्या आ जाएगा? ये वाला वेरिएबल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? U1 आ जाएगा। और वो ये, अब जब U1 आएगा तो वो कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ओके, यहाँ पर पहुंच गए, वेरी गुड। -15 से -15 से आपको नजर आ रहा होगा ऊपर -15 है, ये -15 से रिड्यूस होकर क्या आ गया? 0। फेज 1 कंप्लीट हो गया। और आपको पता ही है कि यहाँ पे सिर्फ फेज 1 ही को हमने कंप्लीट करना होता, फेज 2 तो कर ही नहीं रहा। इसलिए नहीं कर रहे कि फेज 2 का तो मतलब क्या होता है कि कोई लीनियर प्रोग्रामिंग का ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी होगा। तो यहाँ पे तो लीनियर प्रोग्रामिंग का ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ही नहीं है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग तो हमने एज ए ट्रिक यूज किया। ठीक है, फेज 1 कंप्लीट, आंसर इज देयर। ये कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस को सेटिस्फाई भी कर रहा है और हमारे पास आंसर यहाँ पर क्या आया है? 0.5। ठीक है। अच्छा, यहां पर जो है ना, यहां पर आंसर वही आया। कहां पर आया है? क्या कहते हैं इसको? वर्टेक्स, कॉर्नर पॉइंट। और हमने कहीं ये तो नहीं कहा था ना कि क्वाड्रेटिक का आंसर हमेशा एज पे आएगा। हम तो सिर्फ आपको बता रहे थे, पहले 2 प्रॉब्लम में एज में आया था, यहाँ पे कॉर्नर पे आ गया। दैट्स फाइन। ओके, ऑलराइट। अच्छा जी, ये हो गया हमारा दूसरा। चलो, इसमें देखें, आप इसको करोगे ना तो आपका जो लीनियर प्रोग्रामिंग का जो पोर्शन है ना फेज 1 का, वो भी रिवाइज हो जाएगा। तो इसको आप ये ना लेंगे कोई बर्डन आ गया, नहीं, कोई बर्डन नहीं आया। इससे आप कहते हैं ना, एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे, राइट। इसलिए कि लीनियर प्रोग्रामिंग में भी तो इसी से गुजरना पड़ेगा ना आपको। फेज 1 से फिर फेज 2 में जाएंगे। यहाँ पर बस ये होगा कि फेज 1 में अगर आप हैं ना क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग में, तो थोड़ा सा कहते हैं ना बैकग्राउंड में आपको कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन रखनी है। वो कंप्यूटेशन का पार्ट नहीं होती, वो सिर्फ डिसीजन लेने के वक्त आती है कि भाई ये पिवट जो हम करने जा रहे हैं, विल इट वायलेट कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस, तो हम उसको नहीं करेंगे, इसलिए कि बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। ओके, अच्छा, अब आसान वाला काम करते हैं। पहले हमने मुश्किल वाला काम कर लिया था, याद है ना। पहले हमारे पास क्या था? हमारे पास ये था, ax इज लेस देन और इक्वल टू 0 और वेक्टर क्या था? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हमने क्या काम किया? हमने ये काम खत्म कर दिया। हमने कहा हमें कोई, हम ऐसा प्रॉब्लम ले रहे हैं जिसमें x पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। और एक और काम कर रहे हैं कि हमारे जो इनइक्वालिटी थी उसको हम कहाँ ले जा रहे हैं? इक्वालिटी में ले जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो लैग्रांजियन बनेगा वो सिंपली ये बनेगा ना, ये उठाया और इसके साथ आपने u को मल्टीप्लाई कर दिया। आपको याद होना चाहिए कि कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन यहाँ नहीं होगी। कोई साहब बताएंगे क्या रीजन है ना होने की कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस?
नहीं सॉरी, कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस की बात नहीं कर रहा, कंप्लीमेंट्री, हाँ नहीं सॉरी, उसी की बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं होगी कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस, जल्दी से बताओ। नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग है भाई है। देखें, कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन जब आती है जब आपके कॉन्स्ट्रेंट जो है ना वो लेस देन की फॉर्म में हो, ये मौजूद हो या ये मौजूद हो, तो इसमें तो हमने दोनों खत्म कर दी। तो इसमें लैग्रांज मल्टीप्लायर तो आएगा, इसलिए कि ये लैग्रांज मल्टीप्लायर दो किस्म के होते हैं, एक इक्वलिटी के साथ चलते हैं और एक इनइक्वलिटी के साथ चलते हैं। तो इक्वलिटी के साथ होते तो हैं, लेकिन कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन नहीं होती। बस क्या होती है, सिंपल, इसको आप जो है ना वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी करें तो ये कंडीशन आ जाएगी, और विद रिस्पेक्ट टू म्यू करेंगे तो ये कांस्टेंट रिवाइव हो जाएगा। अब आप इसको इस तरीके से लिख लें, फिर आप इसको इस तरीके से लिख लें, और फिर आप इसका टैब्लो बना लें। अब देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये बन गया ना। अब आपके पास ये जो है ना सिस्टम है n+m/n+n। मजे की बात है कि इसमें x और u, x जो है वो n वेरिएबल्स हैं और u जो है वो m वेरिएबल्स हैं। इसलिए m वेरिएबल्स हैं कि ये जो है ना, ये जितना जो आपके पास इक्वेशन है ना ax, इसके अंदर m रोज है। अच्छा, लेकिन मजे की बात है कि इसमें कोई कंप्लीमेंट्री कंडीशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें हमें फेज 1 फेज 2 किसी की भी जरूरत नहीं है। ये एक लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये नो नंबर ऑफ वेरिएबल्स, m नंबर ऑफ दिस, जस्ट सॉल्व दिस सेम सिस्टम, नो सिंप्लेक्स मेथड, नो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस आर रिक्वायर्ड। ओके, लाइफ आसान हो गई। हाँ, तो अब हम एक सवाल करके देख लेते हैं, तो भाई अगर आसान हो गई तो क्या हुआ। हमने ये वाला प्रॉब्लम हल करना था, ठीक है। अच्छा, इसमें कंडीशन वही है इस पॉजिटिव डेफिनेट की, तो फर्स्ट ऑर्डर का 1 होगा, 12 होगा विच इज पॉजिटिव, और सेकंड ऑर्डर का क्या हो जाएगा 72 विच इज पॉजिटिव। तो एल्गोरिथम काम करेगा, ठीक है। तो अब हमने जो डेटा है ना वो इसमें डालना है, किसमें डालना है, वो ऊपर चला गया, लेकिन मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले ना कि आप डेटा किस में डाल रहे हैं। तो इसमें जो डेटा होगा वो इसके अंदर होगा -2q, नीचे a आएगा, यहाँ पे -80 आ जाएगा, और यहाँ पे बड़ा सा 0 आ जाएगा। तो अब बस सिंपल काम है, आपके पास ये q है, इसका -q वर्जन जो है वो ये आ जाएगा, -2q वर्जन ये आ जाएगा, ये कॉन्स्टेंट है तो ये 1 1 ये आ गया, और ये जो ये वाला पोर्शन है ना, ये ए का ट्रांसपोज भी और नेगेटिव भी है, नीचे 0 आ गया। ये दो जीरोज इसलिए आए हैं कि यहाँ पे कोई लीनियर नहीं है, वो नहीं है ना, C1x और C2 में 2 0 आ गए, और ये 75 यहाँ। भाई जनाब, अब तो एक सिस्टम है यार 3 इक्वेशन का। मैंने काम किया कि जरा जल्दी में था, तो मैंने पहले ये काम किया कि माइनस वाले को प्लस करके इसको सेकंड पोजीशन पे ले आया, इसको फर्स्ट में ले आया, और इसको थर्ड में ले आया। ये तो वही है ना, मतलब 4 ऑपरेशन मैंने एक साथ कर दिया, 3 ऑपरेशन। माइनस वाली रो को जो है ना वो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, एक ऑपरेशन हुआ, बाकी इंटरचेंज किया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना सोल्यूशन में। इसके बाद मैंने एक ऑपरेशन किया यहाँ पे 24 को 0 करने के लिए, फिर दूसरा ऑपरेशन किया इसको 0। अब कहेंगे सर आप उल्टा सीधा काम क्यों कर रहे हैं? वो भाई इसलिए कर रहे हैं कि हमें सिर्फ आंसर निकालना है। आप चाहें तो आराम से कर लें, आराम से का मतलब क्या है, इसको आप किस में रिड्यूस करें, इसमें करें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो खुद ब खुद ये चीज क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगी। मैंने कहा चलें, इससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये न्यू आ जाएगा विच इज -600, ये वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा तो मेरे पास x2 आ जाएगा, और ये दोनों, और जब मैं x2 यहाँ रखूंगा तो मेरे पास x1 आ जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया, क्या आ गया 25 और 50। ठीक है भाईजान, समझ में आ गई बात कि ये वाला ज्यादा आसान होता है। कौन सा वाला ज्यादा आसान होता है? जिसमें कांस्टेंट सिर्फ ये हो, उसमें बस एक सिस्टम बनता है, और वो लीनियर प्रोग्राम, सॉरी लीनियर अलजेब्रा में आपने उसको काफी दफा क्या किया हो रहा है, उसको यूज किया होता है। ठीक है जी, ओके, क्लियर, राइट। अच्छा जी, मैं देख रहा हूँ कितने बच्चे बैठे हुए हैं, 3 बच्चे बैठे हुए। ठीक है, कोई मसला नहीं, आखिरी क्लास है, चलता है। अब
जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो इंशाल्लाह हो जाएगा, सेपरेबल प्रोग्रामिंग का है, ठीक है, सेपरेबल प्रोग्रामिंग। सो लेट्स हैव, अच्छा ये जो मेरे पास LMS है ना, इसमें मैंने जितनी भी PDF रखी हुई है ना वो सारी रेलेवेंट हैं, बहुत सारी हैं। उसमें ऐसा होगा कि बाज PDF ऐसी हैं जो थ्योरेटिकल इन नेचर हैं, तो वो मैंने उन स्टूडेंट के लिए रखी हैं जो कि वाकई समझना चाहेंगे भाई इस मेथड के पीछे थ्योरी क्या है। तो थ्योरी जो है ना वो अगर आपके पास टाइम मिले देख लें, मगर ज्यादा जोर आप किस पे देखेंगे, उन PDF को देखेंगे जिसमें के प्रॉब्लम क्या किए गए, सॉल्व किए गए। ओके, ऑलराइट, चलती है जनाब डाउनलोड। असल में आपको याद है ना 10 की सीरीज, बताए मैं कहानी जरा बता दूं, हमारे पास जो लीनियर प्रोग्रामिंग था ना उसमें 8 PDF थे, 1 से लेकर 8 तक। उसके बाद 9 शुरू हुआ था, 10 हुआ था, 11 हुआ था, 12 हुआ था, और अभी आखिरी नजर आ रहा है 13, ठीक है जी, 13 है सेपरेबल प्रोग्रामिंग PDF। एक और भी नीचे रखा हुआ है, तो हम इसको देखते हैं सेपरेबल प्रोग्रामिंग है। ये कुछ पेपर था जो ऊपर रखा हुआ है, लेकिन जो असल काम जब मैं जोर दे रहा हूँ ना कि हमें प्रॉब्लम को देखना चाहिए कैसे हल करना है, तो वो मेरा ख्याल है तीसरे पेज से शुरू हो रहा है और आगे जाना है और आगे जाना है। चलें ये शुरू हो गया। देखिए सबसे पहले तो एक ट्रिक होती है सेपरेबल प्रोग्रामिंग की, ट्रिक ये होती है कि आपके पास, आपको पता है ना लीनियर और नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। देखें अभी जो हम लीनियर प्रोग्रामिंग कर रहे थे ना उसमें ऑब्जेक्टिव भी क्या था, उसमें ऑब्जेक्टिव भी क्या था, लीनियर था, कांस्टेंट भी लीनियर थे। क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग ये हुआ कि ऑब्जेक्टिव जो था वो नॉन लीनियर बन गया था, यही है ना अभी कर रहे थे, लेकिन कांस्टेंट क्या थे, वो लीनियर ही थे। तो इसमें पता क्या होगा सेपरेबल प्रोग्रामिंग में, इसमें ये होगा कि कुछ कंपोनेंट जो होंगे ना ऑब्जेक्टिव में लीनियर होंगे, कुछ नॉन लीनियर होंगे। सिमिलरली ऑब्जेक्टिव सॉरी कांस्टेंट में भी कुछ कंपोनेंट्स क्या होंगे, लीनियर होंगे, और कुछ क्या होंगे, नॉन लीनियर होंगे। तो हम जो नॉन लीनियर कंपोनेंट होगा ना उसको सेपरेट करेंगे, किससे, लीनियर से। जैसे मैं मिसाल देता हूं आपको, फर्ज कर लें मैंने कहा कि साहब मुझे ये वाला प्रॉब्लम हल करना है, मैक्सिमाइज x1 स्क्वायर प्लस 3x1 such that 3x1 स्क्वायर प्लस 5 सॉरी x2 है ये, 5x2 लेस देन और इक्वल टू 7। इसमें हम पता क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि ये जो x1 स्क्वायर है और ये जो 3x1 स्क्वायर है, जैसे ये लिखा हुआ है x स्क्वायर, तो हम ये कहेंगे जो x स्क्वायर है ना, हम इसको x स्क्वायर तो ये होता है ना, याद है ना नॉन लीनियर फंक्शन है, हम इसको जो है ना पीस वाइज लीनियर में कन्वर्ट कर लेंगे। किसमें कर लेंगे, पीस वाइज लीनियर। और फिर हम क्या करेंगे, हम इन सारों को रिप्लेस कर देंगे उस पीस वाइज वर्जन से, तो हमारा ये जो नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग है ये लीनियर प्रोग्राम में बन जाएगा और हम उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसमें थोड़े से मसले हैं। मसले ये कि कैसे इसको पीस वाइज में कन्वर्ट किया जाए। दूसरा मसला ये होगा कि आफ्टर ऑल ओरिजिनल प्रॉब्लम इज नॉन लीनियर, व्हाट कैन यू से अबाउट द लीनियर प्रोग्राम। तो हम कहेंगे भाई हमने तो ये काम किया है, लीनियर अप्रोक्सीमेशन। यानी कहने का मतलब है कि हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन उसको कहते हैं ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो सेपरेबल प्रोग्रामिंग में बस यही होगा कि आप नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग को लीनियर प्रोग्रामिंग में चेंज करेंगे और आंसर लेंगे। आंसर जो है वो क्या होगा, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव, थोड़ा सा ऑप्टिमल आंसर से क्या करेगा, डिफर करेगा। लेकिन चूंकि अगर वो लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत डिफिकल्ट था सॉल्व करने का, तो हमारे पास कोई मतलब चारा ही नहीं था। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर कोई एक लीनियर प्रोग्रामिंग, कोई नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग में एक कंपोनेंट है एक्स स्क्वायर, तो पहले ये देखते हैं कि इसका पीस वाइज वर्जन कैसे किया जाए। अच्छा, एक तो ट्रेडिशनल है। देखिए मैंने क्या लिखा है, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल ये है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ग्रिड पॉइंट लोगे, आप कहोगे कि अच्छा आपने कहा कि मैंने जो है ना इस फंक्शन को सिर्फ इस रेंज में जो है ना वो देखना है, 4.5 के रेंज में, मुझे आगे पीछे कोई इससे बहस नहीं है। तो ये भी हम बताएंगे कि ये कैसे आएगा।
अब आपने क्या किया, अब आपकी मर्जी है कि ये जो 0 से 4.5 है उसके दरमियान में 2 पॉइंट रखें या 4 रखें या 6 रखें, ठीक है, वो भी आप पर डिपेंड करता है कि कहाँ रखने से। जो देखें, आइडिया ये होता है कि ये दरमियान वाला गैप जो है ना, ऐसे रखोगे जरा बहुत स्मॉल हो। आइडियली तो 0 करने से वो फिर कुछ भी नहीं होगा ना, वो तो फिर वही नॉन लीनियर आ जाएगा। अच्छा, अब अगर आपने ये काम कर लिया है कि इसके 2 इंटीरियर ग्रिड पॉइंट्स लिए हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो है ना आप एक लाइन फिट करेंगे, वो ये वाली होगी। आप इन 2 पॉइंट्स से लाइन फिट करेंगे, ये होगी। और आपको पता है ना 2 पॉइंट से लाइन कैसे बनती है, याद है ना वो y माइनस y1 अपॉन y2, सॉरी क्या करते हैं, हाँ ठीक है यही करते हैं, y2 माइनस y1। दूसरा पार्ट क्या होता है भाई, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ गया, ये ट्रेडिशनल वे। लेकिन ट्रेडिशनल वे यहाँ चलेगा नहीं, इसलिए यहाँ नहीं चलेगा। मतलब पता क्या होगा, हमें x2 को रिप्लेस तो करना है पीस वाइज, लेकिन 3 पीस का लेकर हम क्या करेंगे, हम इसको लीनियर अप्रोक्सीमेशन भी चाहते हैं और 1 पीस भी चाहते हैं। असल असल लॉजिक क्या है कि 1 पीस रिप्रेजेंटेशन चाहिए, किसका, लीनियर वर्जन का। अच्छा, 1 पीस के लिए आपके पास 2 मतलब तरीके हैं, एक लेमडा कहलाता है और एक डेल्टा फॉर्म कहलाती है। ये क्या करती है, ये करती है कि 3 पीसेज जो है 1 पीस में कन्वर्ट कर देती है। अब देखें कैसे करेंगे, तो उसके लिए जरा समझें, थोड़ा सा जरा थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। हमने ये काम किया, हमने वही काम किया वो जो हम करते हैं, कहाँ काम करते हैं कि याद है ना वो कन्वेक्स कॉम्बिनेशन। तो हमने ये कहा थोड़ी देर के लिए, अच्छा ये तो वही है जो मैं भी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र कर रहा था, ये जिक्र कर रहा था ना y माइनस y2 y1 अपॉन y2 माइनस 1। तो इसकी एक फॉर्म ऐसे भी लिखी जाती है, ठीक है। तो ये तो वही है कि अगर आपने लीनियर प्रोग्रामिंग लेने तो आपको ये 4 पॉइंट इन्वॉल्व करने होंगे, a नॉट a1 f a नॉट f a1, ये हो गया जनाब, ठीक है। अच्छा, अब आपने कहा कि हमने हमारा x जो है वो इसके दरमियान है, a नॉट और a1 के दरमियान। लेकिन मसला तो वही हो जाएगा ना कि आगे क्या करेंगे। तो हमने कहा पहले हम ऐसा करते हैं कि इस फॉर्म को किसी और फॉर्म में ले जाते हैं। इस फॉर्म को कौन सी फॉर्म में ले जाते हैं, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की फॉर्म में। तो हमने कहा कि अगर x इसको बिलोंग कर रहा है तो x जो है वो लैम्डा नॉट a नॉट प्लस लैम्डा 1 a1 के बराबर होगा, वेयर लैम्डा नॉट लैम्डा 1 क्या है, 1 के बराबर होंगे, और ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। फिर आपने कहा कि ये चीज उठाओ जरा, देखो इसका क्या हशर होता है, x माइनस a नॉट। आपने माइनस a नॉट को तो ऐसे ही रखा, x की जगह ये रख दिया। अभी तो हमने कहा है ना कि हम x नॉट को ऐसे लिखेंगे। फिर हमने क्या काम किया, फिर हमने कहा कि यार ये a नॉट 2 जगह आ रहा है, ये हमने a नॉट को क्या किया, एक जगह रख लिया। यहाँ से लैम्डा 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा। फिर हमने कहा कि लैम्डा नॉट जो है वो यहाँ से किसके बराबर है, सॉरी लैम्डा नॉट -1 क्या होगा कि ये लैम्डा 1 इधर चला जाएगा। और एक मिनट थोड़ा दोबारा से कर लेते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ये तो आपने x को ले लिया ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a नॉट a1, और ये कंडीशन लगा दी लैम्डा 1 पे। फिर हमने कहा x माइनस a नॉट को ऐसे ही रहा, x की जगह ये लिख दिया। फिर इसके बाद हमने इन दोनों को कंबाइन कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब जरा यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हमने लैम्डा नॉट -1 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा 1 हो गया ना, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, माइनस लैम्डा 1 a नॉट लिख दिया। अब फिर बात आ गई कि यहाँ से लैम्डा 1 कॉमन हो गया, उसको कॉमन ले लिया। तो अब ये वाली जो चीज है ना, ये हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। जैसे हम ये लिखेंगे ना, a1 माइनस a नॉट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और इसके साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या नजर आएगा आपको, लैम्डा 1 नजर आएगा, ठीक है। एक समझ जाएंगे तो फिर आसानी हो जाएगी, कोई मसला नहीं होगा। जब हमने ये काम कर लिया ना, ये वाला काम, अब हमने कहा इसको देखते हैं। तो इसको देखने का मतलब वही है ना, x माइनस a नॉट की जगह ये लिखा, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। हम यहाँ पहुंचे, अगेन इसमें एफ ए नॉट कॉमन है, उसको कॉमन ले लिया, और फिर 1 माइनस लैम्डा 1 की जगह लैम्डा नॉट रख लिया। तो आपने देखा कितना ब्यूटीफुल आ गया। ब्यूटीफुल क्या आ गया कि अगर हम यहाँ ज्यूम करें कि हम यहाँ पर x को लेते हैं ए नॉट लैम्डा नॉट ए नॉट प्लस लैम्डा 1 a1, तो हमारे पास जो f वैल्यूज है ना, वो भी उन्हीं लैम्डा नॉट और लैम्डा 1 के फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया ना। ये समरी इसकी अगले पेज पर है, समरी जो है वो इसकी अगले पेज पर है। ठीक है, तो ये हो गया जनाब
पहले इंटरवल की कहानी। इसी तरीके से अगर कोई पॉइंट हमारा सेकेंड इंटरवल पे है तो उसमें भी यही कहानी आएगी कि दो वेक्टर्स लेंगे λ1 एंड λ2। अच्छा देखें, इसके अंदर λ1 हमने सेम पता क्यों रखा, उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। उसका रीजन ये है कि आपके पास एक इंटरवल तो ये है ना a0 से a1, और दूसरा क्या है a1 से a2। यहाँ पर आपने लिया λ0 एंड λ1, यहाँ पे आप ले रहे हैं λ1 एंड λ2। लेकिन ये a1 जो है ना, देखें इसका लॉजिक यही होता है ना कि अगर λ0 1 है और λ0 1 है और λ1 0 है तो आप यहाँ पर हैं, ठीक है। और अगर लैम्डा, अगर आप यहाँ पर हैं तो इसके लिए क्या होगा, आपके पास λ0 0 होगा, λ1 1 होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से देखेंगे तो अगर कोई और नाम रखेंगे तो वो भी 1 के बराबर होगा ना, अगर आप a1 है तो। a1 जो है वो क्या है, दोनों इंटरवल को इंटीग्रेट कर रहा है। तो जो λ1 यहाँ आपने छोड़ा था ना, वहीं से यहाँ शुरू करेंगे तो ये λ1 λ2 आ जाएगा, और आगे क्या आएगा λ2 एंड λ3 आएगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई। अगर हमारा x जो है वो पहले इंटरवल में है a0 से a1, ये दूसरे इंटरवल में है a1 से a2, ये तीसरे इंटरवल में है a2 से a3। और अगर अब इन सबको कंबाइन कर लें तो यहाँ पे जरा स्टूडेंट पजल होते हैं। कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ा पजल हुआ था, लेकिन मैं बताता हूँ कि ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। अब हमने कहा कि हमारे पास अगर पूरा इंटरवल है ना, हमें नहीं पता कि हम कहाँ पर हैं, लेकिन होंगे तो यही ना a0 और a3 के दरमियान, तो हमारा x जो है वो इसके बराबर हो जाएगा और इन चारों का सम जो है वो 1 हो जाएगा। लेकिन अब एक परेशानी होगी, आप कहेंगे सर आपने तो ऊपर ये लिखा था ना λ0 प्लस λ1 इज इक्वल टू 1, आगे लिखा था λ1 प्लस λ2 इज इक्वल टू 1, फिर आगे लिखा था λ2 प्लस λ3 इज इक्वल टू 1। तो अगर आप इसको ऐड करते हैं तो कुछ और इक्वेशन बनती है। लेकिन हमने कहा जरा सब्र करो, हमने कहा इन सबको 1 करते हैं, लेकिन हमने एक ट्रिक लगाई। हमने कहा कि इसके ऊपर हम ये कंडीशन और लगाएंगे। क्या लिखा, एटमोस्ट 2 λi इज ग्रेटर देन 0 एंड दे मस्ट बी एडजेसेंट। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने ऑन द ये करा कि a1 a0 और a3 के दरमियान हो, लेकिन अगर यहाँ पर हो गया ना हमारे पास a0 a1, तो हमने ये कंडीशन लगा दी। फिर पता क्या होगा, फिर ज्यादा से ज्यादा λ0 और λ1 ही 1 होंगे। लिखा है ना एटमोस्ट 2 λi ग्रेटर देन 0, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, मतलब ये एडजेसेंट हो गए ना, वो डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पर पॉइंट है तो λ0 और λ1 नॉन जीरो होंगे, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल होगी। अगर आपका पॉइंट यहाँ पर है तो फिर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये दो नॉन जीरो होंगे एडजेसेंट, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, तो फिर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर आपका पॉइंट यहाँ पर है तो आपके पास ये दोनों जो है ना वो क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे और नॉन जीरो होंगे, ये खत्म हो जाएंगे, तो यू आर हेयर। तो आपने इंटेलिजेंटली इनको क्या कर लिया, कंबाइंड कर लिया। अच्छा जनाब, अब ये जो दूसरा मेथड है उसको मैं नहीं करूंगा, इसलिए कि अभी टाइम नहीं है। अगर आप कोई देखना चाहें तो वो देख लीजिएगा, डेल्टा मेथड। मैं सिर्फ इसकी आपको वर्किंग दिखा रहा हूँ। अब किसकी वर्किंग दिखा रहा हूँ, इसकी, वही जो अभी हमने ऊपर लिखा था ना एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने ये रेंज देखनी होगी कि एस किस रेंज में है, वो मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में कैसे आएगी। फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें हमारा एक एंड 0 है, दूसरा एंड 4 है, दरमियान में आपकी मर्जी है 2 पॉइंट ले लें, 3 ले लें, 10 ले लें। तो हमने यहाँ डिसाइड किया 2 ग्रिड पॉइंट्स लेंगे। इसका मतलब है हमारे पास इंटरवल 4 हो गए। इंटरवल कितने हो गए, 4 हो गए, a0 a1 a2 a3, सॉरी 3 हो गए ना। जब इंटरवल 3 होंगे ना तो आपके पास 4 लैम्डास बनेंगे, इसलिए कि ये वाला λ0 होगा, ये λ1 λ2 λ3। तो आपने क्या किया, 4 लैम्डास लिए, आपका fx जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये तो जनरल थ्योरी हो गई ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे चूंकि a0 0 है तो लिहाजा ये खत्म हो गया, λ1 एज इट इज रखा हमने। ये जो 4 है ना, ये असल में f2 की वैल्यू है। आप इसमें 2 रखें ना तो आपको 4 मिलेगा, और इसमें अगर आप 4 में रखेंगे तो 16 मिलेगा, और अगर इसमें आप रखेंगे ना 4.5 तो आपको ये मिलेगा। तो आप समझ गए ना, ये fx की रिप्रेजेंटेशन, और ये आप x की रिप्रेजेंटेशन समझ गए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, आप जरा गौर से सुनिएगा। फर्ज कर लें कि हमारा जो x है वो इसके बराबर है, किसके बराबर है, 4 के। तो पता क्या होगा, जब x 4 के बराबर होगा ना तो आपके पास ये सब 0 हो जाएंगे,
लैम्डा 2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और वो आना भी चाहिए इसलिए कि फिर सब 0 हो गए ना, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, लैम्डा 1 1 2, तो वाकई मेरे ख्याल उल्टा कह गया मैं, ये 0 होगा, ये नॉन 0 होगा 4। ठीक है, और अगर मैं दोबारा से बताता हूँ, ये आपका 0 है, ये आपका 2 है, ये आपका 4 है, ये आपका 4.5। अगर आपका x यहाँ पर है तो लैम्डा 2 1 होगा, इसलिए कि 0 से शुरू करें ना, लैम्डा 2 1 होगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर हैं तो कौन से दो लैम्डास के पॉजिटिव होना पड़ेगा, एक होगा लैम्डा 1 और एक होगा लैम्डा 2, और इन दोनों का सम भी 1 होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखा एटमोस्ट 2 लैम्डा इज ग्रेटर देन द मस्ट बी। अच्छा, एटमोस्ट का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया है कि एक भी हो सकता है, 3 नहीं हो सकते। एक अगर होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो पॉइंट जो है ना x, वो ग्रिड पर आ गया है। तो अगर ग्रिड के दरमियान आ गया तो उस ग्रिड के जो लैम्डास है ना वो ही नॉन 0 होंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ओके, अब हम जो है ना प्रॉब्लम हल करने की पोजीशन में हैं। किस पोजीशन में है भाई, प्रॉब्लम हल करने की पोजीशन में। ओके, ऑलराइट जी जनाब। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है ना वो तो यहीं पे खत्म हो गया। मतलब ये प्रॉब्लम है ना 4 लाइनों का। सबसे पहले तो हमने इसमें देखना है कि व्हाट आर दी नॉन लीनियर पार्ट। तो देखें, इसमें दोनों ही नॉन लीनियर है, ये पार्ट भी नॉन लीनियर है और ये पार्ट भी नॉन लीनियर है। ठीक है, इसका मतलब है x1 स्क्वायर को आपने अलग करना है, यानी 3x1 स्क्वायर को आपने अलग करना है, x1 स्क्वायर को भी अलग करना है, इसलिए कि दोनों फंक्शन डिफरेंट है ना। और अच्छा, x1 की मजे की बात है कि x1 जो है ना उसको आपने करना नहीं है, लेकिन इसको लिखना ही है। यानी मतलब कहने का है कि आपने आप हर चीज को जो है ना लैम्डा नॉट, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बॉन्ड कहाँ से आई है, इसलिए कि बॉन्ड जरूरी है। जब भी कोई नॉन लीनियर फंक्शन जो है ना वो लीनियर फंक्शन उसको रिप्लेस करेगा ना अप्रोक्सीमेट, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ था। तो यहाँ पे तो आसान है, इसलिए आसान है कि अगर आप गौर करें, ये कंडीशन ये बता रही है कि यहाँ से x2 जो है वो 3 से आगे जा ही नहीं सकता, वरना इनफिजिबिलिटी आ जाएगी x1 पे। सिमिलरली नहीं x1 3 से आगे जा सकता है, वरना x2 पे इन्फिनिटी जाएगी। तो यहाँ पर तो बड़ी आसानी से निकल गए ना ये। तो अब हमने क्या किया, अब हमने कहा कि अच्छा हम अपने इंटरवल को जो है ना इसमें डिवाइड करेंगे। किसमें डिवाइड करेंगे, 0 1 2 एंड 3। ठीक है, लेकिन मजे की बात है कि आप इनको कंबाइन नहीं कर सकते आपस में। तो आपके पास दो इंटरवल चल रहे होंगे, दोनों वही होंगे, ये लिखा हुआ है दोनों वही होंगे 0 1 2 3, लेकिन एक जो है वो x1 के लिए बनाएंगे और दूसरा किसके लिए बनाएंगे, आप x2 के लिए बनाएंगे। आप इसको मिक्स नहीं कर सकते दोनों को। ठीक है, तो सही है, ये x1 के लिए बन रहा है, x2 के लिए बन रहा है। अगर आप गौर करें, नंबर जो है ना वो इस रो में डिफरेंट है, इसलिए कि ये x1 स्क्वायर के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, और x2 स्क्वायर के साथ क्या है, 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बस ये लाइन डिफरेंट है, बाकी ये भी वही शेप है, सिर्फ 1 2 का फर्क है, 1 2 का फर्क है। तो बाकी नंबर आपको सेम नजर आएंगे, लेकिन कंसेप्चुअली इनके साथ लैम्डास एसोसिएट है और इनके साथ क्या एसोसिएट है, म्यूज। ठीक है, तो पहले आपने टेबल बना लिया। आपने कहा कि जब मैंने ये रखा 0 1 2 3, तो मुझे इसकी वैल्यूज चाहिए। 0 पे 0 हो गई, इसमें जब मैं 1 रखूंगा तो 3 आ जाएगा, जब मैं 2 रखूंगा तो 12 आ जाएगा, जब मैं 3 रखूंगा तो 9, सॉरी जब मैं 3 रखूंगा ना तो 3 की पावर 9 और 3 क्या हो जाएगा, 27 आ जाएगा। अच्छा, ये तो आसान है ना x1 स्क्वायर। कैसे x1 स्क्वायर आसान है, ये इस तरह से आसान है कि आपके पास ये है ना x1 स्क्वायर, तो बस आप इस पे 3 ग्रिड पॉइंट पे वैल्यू ले लें। 0 पे 0 आएगी, 1 पे 1 आएगी, 2 पे 4 आएगी, 3 पे 9 आएगी। अच्छा, इसको भी हम जो है ना, हालांकि ये लीनियर है, लेकिन चूंकि हम x1 को एक्सप्रेस कर चुके हैं ना लैम्डा नॉट, लैम्डा 1, लैम्डा 3, तो ये यही आ जाएगा। ये 1 2 3 कहाँ से आए हैं,
इसको आप दो तरीकों से देख सकते हैं। एक तो एक हम सिर्फ वेरिएबल की बात करें, दूसरा तरीका ये भी है अगर आप वेरिएबल को फंक्शन भी ले लें तो x1 की वैल्यू 1 पे 1 होगी, x1 की वैल्यू 2 पे 2 होगी, x1 की वैल्यू 3 पे 3 होगी। अच्छा, ये बिल्कुल वही है x2 वाला, लेकिन ये समझा देते हैं 2 है ना, तो लिहाजा जब आप इसमें 0 रखोगे तो 0 आएगा, इसमें 1 रखोगे तो 2 टाइम्स 1 स्क्वायर 2 आ जाएगा, इसमें 2 रखोगे तो 4 2 8 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है जी, तो आप ये समझ गए अप्रोक्सीमेशन। अब क्या होगा, ये पार्ट जो है 4 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पार्ट भी 4 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी 4 में हो जाएगा, ये भी 4 में, ये भी 4 में। तो भाईजान 2 वेरिएबल के कितने वेरिएबल बन जाएंगे, 8 वेरिएबल। आप कहेंगे सर कुछ रहम करो, 28वां रोजा है तो भाई रोजे में रहम भी होता है और रोजे में सब्र भी होता है, राइट। तो आप सब्र करके देखें कि ये 8 वेरिएबल्स आएंगे, लेकिन इतने खौफजदा ना हो, इनको हैंडल करना आसान है। ठीक है, तो ये देखिए जनाब, हमने क्या काम किया, जो मैंने आपको पहले ही डरा दिया था। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इसका रिप्लेसमेंट है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, और ये वाला जो है ये इसका रिप्लेसमेंट में इन टर्म्स ऑफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। अच्छा प्लीज जरा अतीक, कितने बच्चे हैं सर? अभी 3 ही बच्चे हैं। हाँ, जरा इनको रोक के रखना, मैं जरा 1-2 मिनट के लिए गेट पे आया कोई, मैं आता हूँ, ठीक है, जाने ना देना बच्चे बिठा के रखे हैं। जी सर। ओके, तो तो हम क्या बता रहे थे आपको कि ये वाला जो वर्जन है ना, ये 3x1 स्क्वायर का वर्जन आ गया, ये कौन सा वर्जन है, 2x2 स्क्वायर का वर्जन आ गया। अच्छा, ये x1 स्क्वायर वाला वर्जन है, पहला कांस्टेंट था ना ये x1। अच्छा, ये इसमें कोफिशिएंट सेम है, सिर्फ वेरिएबल डिफरेंट हो गए ना, इधर लैम्डास चलेंगे और इधर क्या चलेगा, म्यूज चलेगा। ठीक है, और ये कंडीशन आ गई जनाब, अरे ये अलग सेट 1 होगा, वो सेट अलग 1 होगा, और एट मोस्ट 2 ऑफ द लैम्डाइज आर पॉजिटिव एंड दे मस्ट बी एडजेसेंट टू ईच अदर एंड अदर्स आर 0, सेम इज दिस। अच्छा, जरूरी नहीं है कि इसलिए वर्ड लिखा है ना एटमोस्ट 2, एक भी हो सकता है ना, अगर एक होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, बाकी सब 0 होंगे, तो इसका मतलब वही होगा, वो 1 होगा। इसका मतलब है हम उसी की बात कर रहे होंगे, अगर हम यहाँ पर हैं या यहाँ पर हैं या यहाँ पर हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक नंबर जो है ना वो 1 होगा। अगर हम 1 पर हैं तो लैम्डा 1 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। यहाँ पे 2 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। यहाँ पे लैम्डा 3 1 होगा। ठीक है ना, ओके। अब देखें क्या हो रहा है। अब ये हो रहा है कि अब हमने, अगर आप गौर करो भाईजान, क्या बन गया, ये लीनियर प्रोग्राम बन गया ना। अगर आप इसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, इस कंडीशन को, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले केस में था। पिछले केस में हमने जो है ना लीनियर प्रोग्रामिंग के साथ साथ क्या लेके चल रहे थे, कंप्लीमेंट्री सिलेक्टनेस कंडीशन। यहां पर हम क्या लेके चल रहे हैं, लैम्डास के ऊपर। ये चीज जो है ना जो लिखा है एटमोस्ट 2, यही इसको क्या बनाती है, नॉन लीनियर बनाती है। ठीक है, ये नॉन लीनियर कंपोनेंट है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, उसका पार्ट नहीं बनाएंगे, किसका, लीनियर प्रोग्रामिंग का। हम लीनियर प्रोग्रामिंग हल करेंगे, हर स्टेज पे इसको ख्याल रखेंगे। देखिए पिछले केस में क्या होता था कि अगर ये लिखा होता था ना x1 u1 इज इक्वल टू 0, तो हम ये करते थे कि दोनों को बेसिस में नहीं लाने देते थे। किसको, x। यहाँ पर पता क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि अगर लैम्डा 1 बेसिस में है तो हम लैम्डा 3 को अलाउ नहीं करेंगे, लैम्डा नॉट को अलाउ करोगे या नहीं करोगे, बेसिस में कर सकते हैं, इसलिए कि शर्त क्या है, एडजेसेंट आ सकते हैं। तो ये भी वही चीज है, ठीक है। और अच्छा, अब ये वही बात आ गई कि हमने पहले काम किया कि पहले ये जो थे, कहाँ पहुंच गए हम, हाँ यहीं पर थे ना। अच्छा, अब हमने क्या काम किया कि ये जो ऊपर था ना मौजूद, ये जो स्ट्रक्चर था लेस देन था ना, तो इसमें हमने स्लैग वेरिएबल ऐड कर दिए। ठीक है, सेम इज द केस वंस वी सॉल्व। अच्छा ठीक है, अभी जो बता रहा है ना कि जब आप इसको सॉल्व करोगे ना ऊपर वाले को, तो आपके पास क्या आएगा, ना x1 आएगा ना x2 आएगा, क्या आएगा भाई, लैम्डा नॉट लैम्डा 1 म्यू नॉट म्यू 1। तो उसके बाद आप x को रिकवर कर लोगे और ये क्या होगा, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा।
सोल्यूशन, दो ऐड किए S1 S2, नेक्स्ट पेज स्पेशल वेरिएंट ऑफ सिंपलेक्स मेथड इन द फर्स्ट टेबलो। अच्छा खैर वो मैं आपको अगले पेज में समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा जनाब, ये टेबलो तो वही है ना, आपने सिर्फ क्या किया है, ये जो स्ट्रक्चर था ये तो गिवन था ना, आपने इसमें बस S1 और S2 ऐड किया है ना, स्लैग वेरिएबल्स, सही है। तो इसमें जो सेटअप होता है वो ऐसा होता है कि वो जो स्लैग वेरिएबल्स है ना वही बेसिक वेरिएबल में चले जाते हैं। और ये जो लैम्डा वन म्यू नोड है ना, ये बड़े इंटरेस्टिंग है। देखें इनिशियल टैब्लो में लैम्डा नोड और म्यू नोड जो है, सॉरी इनिशियल टैब्लो में जो है ना, एक मिनट यार ये जरा इंपॉर्टेंट है, बताऊंगे कैसे करते। इनिशियल टैब्लो में जरा सोचना पड़ता है। देखें ये तो सारा डेटा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। ये तो डेटा है कि आपके पास जो लेस देन था ना उसमें आपने स्लैग वेरिएबल ऐड किया तो ये आ गया। ये भी डेटा है जो ऊपर आपका प्रॉब्लम, मेरे ख्याल है सारे ही डेटा है यार। ये भी डेटा है, ये भी डेटा है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये बेसिक वेरिएबल कैसे चूज कर लिए, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है ना, स्लैग वेरिएबल तो हमेशा बेसिक होते हैं। ये लिए बात समझ में आ गया ना, इसमें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा अब मसला जो है वो ये है कि हमारे पास ये जो लैम्डा नोड हमने इसलिए चूज किया है कि अगर आप लैम्डा नोड के कॉलम को देखें वो नेचुरली कह रहा है कि मुझे बेसिक ले लो, इसलिए कि ये सिर्फ एक रो में आ रहा है, वन के मतलब एक रो में आ रहा है ना, वन हो या ना हो, तो ये हो गया इसका। सिमिलरली अगर आप म्यू नोड को देखें तो वो भी एक ही में आ रहा है, और ना ये S1 के साथ कंफ्लिक्ट है S2। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो बेसिक की चॉइस है ना बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। जितने स्लैग वेरिएबल्स हैं वो बेसिक बन जाते हैं, और जितने लैम्डास का इनिशियल पॉइंट होता है ना, लैम्डा वन म्यू नोड, वो भी बेसिक बन जाते हैं। क्लियर हो गया? ओके। अब आपने क्या करना है भाईजान, देखें इसमें मसला क्या है, ये इसमें जो इसमें जो हम इस किस्म की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना, और यहाँ पे हमने पॉजिटिव रखा हुआ है जानबूझ के, इसलिए कि हम फेज 2 के चक्करों में नहीं आ पड़ना चाहते। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर आ गया ना फेज 1 के चक्कर में पड़ जाएंगे, नहीं 9 प्लस था, पॉजिटिव था, 3 पॉजिटिव था, तो इसमें हमें फेज 1 की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम कहाँ जाएंगे, फेज 2 में जाएंगे। ओके। अच्छा अब सुने गौर से, आपके पास -27 है ना, मोस्ट नेगेटिव है ना, तो आपने इस कॉलम में जाना है। मजे की बात है कि इन तीनों का रेशियो 1 है। अच्छा अब आप जरा गौर से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हम चाहते पुराने जमाने में तो 9 पर भी पिवटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे। कोई रीजन बताएगा 9 पे पिवटिंग करने मना क्यों है, जल्दी बताओ यार। इसलिए कि 9 पे पिवटिंग करोगे ना तो S1 की जगह लैम्डा 3 आ जाएगा, लेकिन लैम्डा 3 और लैम्डा नॉट एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए कि इनके लिए क्या जरूरी है, एडजेसेंट होना जरूरी है, तो हम नहीं करेंगे ये। सिमिलरली हम 3 पे भी पिवटिंग नहीं करेंगे, इसलिए कि 3 पे पिवट करेंगे तो S2 की जगह लैम्डा 3 आ जाएगा। वही गड़बड़ हो जाएगी कि ये लैम्डा नॉट के साथ नहीं रह सकता, एटमोस्ट 2 होने चाहिए ज्यादा, मतलब एटमोस्ट 2, और वो भी एडजेसेंट होने चाहिए। तो दो तो यहाँ हो रहे हैं लेकिन एडजेसेंट नहीं है। लेकिन जब आप 1 पे पिवटिंग करेंगे ना तो लैम्डा नॉट की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा लैम्डा नॉट की जगह लैम्डा 3 आ जाएगा, और फिर लैम्डा 3 आ गया, अब तो और कोई लैम्डा नहीं, तो यहाँ पे पिवटिंग हो सकती है। तो आपने 1 पे पिवटिंग की, आप यहाँ पहुंच गए। उसके बाद अगेन वही मसला आया, सबसे बड़ा नंबर तो ये है ना -18, लेकिन इसके रेशियो क्या बन रहे हैं जरा सोच के बताइएगा। यहाँ पे रेशियो क्या बनेगा, 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे तो रेशियो नहीं लेंगे ना, यहाँ पे 1। तो आप 9 पे अगर आप पिवटिंग करेंगे तो आपको μ3 लाना पड़ेगा। μ3 और म्यू नॉट आपस में नहीं रह सकते। अगर आप 3 पे पिवटिंग करेंगे तो फिर भी μ3 लाना पड़ेगा, μ3 और म्यू नहीं रह सकते, तो आप -18 पे नहीं चल सकते। इसमें वही मसला होगा, पिवटिंग कहीं भी आए आपके पास वेरिएबल क्या होगा, u2 जो केस था ना मोस्ट नेगेटिव का, और मैं बार बार वहां जोर देता था कि मोस्ट नेगेटिव सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथमेटिकल क्या है, कोई भी नेगेटिव नंबर लेने, तो आपने यहाँ देखा कि वो रूल काम आ रहा है। तो ना यहाँ पिवटिंग करोगे ना, हाँ अगर आप -2 पे पिवटिंग करोगे तो आपके पास u1 आएगा,
और U1 कैसे आएगा इसकी जगह। लेकिन U1 और U नॉट एक साथ रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? इसलिए कि ये दोनों क्या हैं? एडजेसेंट हैं। सही है। तो ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया है, ये नीचे एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसमें बहुत सारी मैंने बाद में नोट किया, कुछ मिस्टेक्स भी हैं, तो वो मैं नया वर्जन लगा दूंगा थोड़ी देर में। लेकिन आइडिया वही है कि आप ऐसी पिवट नहीं करेंगे कि दो एडजेसेंट म्यूज आ जाएं या दो एडजेसेंट लेमडाज आ जाएं। ठीक है, ओके। अब आप यहाँ पहुंच गए। हाँ, लेकिन ये क्या हुआ, मैजिकली जब आपने यहाँ पे पिवटिंग की तो ये जीरो हो गया और बाकी सारे भी जीरो, मतलब सारे नेगेटिव पॉजिटिव हो गए। थैंक्स गॉड, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब आप इस आंसर में देख लें क्लियरली, आपके पास क्या है, एक म्यू नॉट है और एक म्यू वन है। देखें, म्यू नॉट अगर वन है तो फिर म्यू वन होता हो तो भी वो जीरो होगा। ठीक है, लेमडा थ्री क्या है, वन है, बाकी सब जीरो होते हैं ना। तो अब आपको x1 रिकवर करना है, तो ये x1 की रेमेडी। तो इसमें आपके पास लेमडा वन किसके बराबर है? लेमडा वन तो है ही नहीं, ये चला गया। लेमडा टू भी नहीं है, एक मिनट, फिर है क्या यार? हाँ, ये भी नहीं है। ये भी नहीं का मतलब है बेसिस में नहीं है, बेसिस में नहीं है तो जीरो होगा ना। लेमडा थ्री मौजूद है वन के साथ, तो आंसर थ्री आ गया। ये x1 थ्री आ गया, x2 ये है ना। अच्छा, ये सब इसलिए जीरो हो गया कि ना म्यू वन है, ना म्यू टू है, ना म्यू थ्री है। देखें, कोई भी नहीं है यहाँ पे। सही है। सो म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है। अच्छा, म्यू नॉट जो है वो मौजूद है वन के साथ, वो होता रहे, लेकिन वो x2 की रिप्रेजेंटेशन में नहीं आ रहा, तो लिहाजा थ्री जीरो और ये आ जाए। तो ये जो आंसर है ना 27, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। क्या है? अप्रोक्सीमेट आंसर है। ठीक है, ऑलराइट। बस आई एम सॉरी, आपकी क्लास अगर है तो कितने बच्चे हैं बच्चों? जी सर। कोई क्लास है तुम्हारी अभी क्या? नहीं सर अभी तो नहीं है मेरी। बट सही है, मुझे 10-15 मिनट और चाहिए, 2 पेज और मैं उसको कवर कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अतीक जो है ना, आपको जरा जो एक ट्यूटोरियल है वो आपको सैटरडे को लेना पड़ेगा, इसलिए कि संडे जो है ना टू लेट हो जाएगा। ठीक है, फ्राइडे को भी नहीं ले सकते, ईद है। तो प्लीज अतीक जरा तैयारी कर लें, सैटरडे को जो है ना आप ये 2-3 प्रॉब्लम सेपरेबल के और एक आध प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक का हल करा देंगे। ठीक है, वैसे भी मेरा ख्याल कोई स्टूडेंट तो होता ही नहीं है, तो आप खुद ही इसको रिकॉर्ड करके डाल दीजिएगा। सही है, चलें आगे। अगर कोई स्टूडेंट कह रहा है कि हम सैटरडे को लेट से 6 बजे हैं, तो फिर आप उसी टाइम कर लीजिएगा। मुझे नहीं पता, चांसेस तो है कि कोई भी नहीं उठाएगा। चले ठीक है, पेज 6 पे चलते हैं, जरा जल्दी से देख लेते हैं। अब मतलब आपको आइडिया समझ में आ गया। अब सिर्फ थोड़ा सा जो है ना, एक वो कहते हैं ना, हर एक प्रॉब्लम की एक अपनी स्पेशलिटी भी होती है। चलें यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ मैंने बॉक्स में लिखा हुआ भी कि कहाँ आपको प्रॉब्लम मिल जाएंगे। ओके, अच्छा, अब इसके अंदर आप देखें गौर से, इसमें ये वाला जो पोर्शन है ना, ये तो है ही लीनियर, तो इसमें तो लेमडास डालने ही नहीं है आपने। आपने सिर्फ डालने हैं इसके अंदर x2 में, यानी एक x2 4 के ही बनानी है और एक x2 स्क्वायर। अच्छा, इसमें मजे की बात है कि हमें बॉन्ड कैसे निकालेंगे। देखिए, बॉन्ड आप इस तरह से निकालेंगे, पिछले केस में तो आसान था ना कि x1 प्लस x2 मेरा ख्याल है लेस देन और इक्वल टू 3 था, तो दोनों की बॉन्ड क्या हो गई थी? बिटवीन 0 3। यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप इस तरह से निकालेंगे कि अगर आप x1 को बढ़ाना चाहें तो ये मैक्सिमम 3 तक जाएगा ना, जहां यहाँ 0 हो जाएगा। तो x1 की लिमिट तो आसान है, लेकिन x2 के लिए आप पता क्या करोगे? आप कहोगे कि मैं इतना बढ़ा सकता हूं जहां पर ये 0 हो जाए। तो ये x2 स्क्वायर जो है वो लेस देन और इक्वल टू 9/2 4.5 होगा। अब इसका जब आप अंडर रूट लेंगे ना, तो वो 3 नहीं होगा, 3 से लेस होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे यार ये लेस से मैं क्या करूं? अगर आप 3 रखेंगे तो आप समझ लेंगे वायलेशन होगी, लेकिन वायलेशन इसलिए नहीं होगी कि आप जब 3 रखेंगे तो ये वाला कांस्टेंट जो है वो खुद ब खुद जो है ना 3 तक जाने ही नहीं देगा, उसको नीचे रखेगा। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी करना पड़ता है कि अगर कोई नॉन लीनियर कंपोनेंट हो ना कांस्टेंट में, तो उसकी जो लिमिट होती है वो जो भी होती है उससे थोड़ा सा आगे जाके सेट करना पड़ता है, ताकि असल में आगे जाने का मतलब सिर्फ ये है कि हम लेस देन नहीं रख सकते, इक्वल। इक्वल जरूरी नहीं 3 हो। अगर फर्ज कर लें ये 4.5 का स्क्वायर रूट
2.793 है, तो आप इसको 2.7 भी रख सकते हैं, लेकिन वो फिर 2.7 रखने में फ्रैक्शन आ जाते हैं, तो इसलिए आमतौर पे इसको कहाँ ले जाते हैं, नियरेस्ट इंटीजर तक ले जाते हैं। ठीक है, तो पहले की लिमिट हो गई 0 से 3, दूसरे की भी वही हो गई यहाँ पे। तो हमें सिर्फ क्या करना होगा जनाब, हमें सिर्फ x2 स्क्वायर और x2 स्क्वायर का वर्जन लेना होगा। तो आपको पता है ना, हमारे पास जो ये ग्रिड पॉइंट है ना 1 2 3, तो x2 4 क्या हो जाएगा, 1 की पावर 4 1 हो गया, 2 की पावर 4 16 हो गया, 3 की पावर 4 81 हो गया। अच्छा, ये जब आप 1 रखेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे जब 2 रखेंगे 4 2 8 आ जाएगा, 3 रखेंगे 9 2 18। तो इसका मतलब है कि ये जो पहला वाला पोर्शन है ना, ये तो था ही लीनियर, इस पे तो कोई आप हाथ नहीं डालेंगे। लेकिन वो जो दूसरा पोर्शन था ना 3 4, उसकी जगह ये आ जाएगा। ये कैसे आ गया भाईजान, ये वाला है। और वो जो कॉन्स्ट्रेंट में था वो क्या था, 2x2 स्क्वायर, उसकी जगह ये आ जाएगा। फिर हमने कहा चलते चलते इसमें S1 भी ऐड कर दो, S1 भी ऐड हो गया, ये नॉर्मेलिटी कंडीशन आ गई, ये पॉजिटिविटी आ गई, और ये वो मशहूर चीज आ गई, एट मोस्ट 2 म्यूज ग्रेटर देन 0 एंड दे मस्ट बी एडजेसेंट। ठीक है, आपने जनाब अली पहला टैबलो लिखा। अच्छा, इसमें मजे की बात है कि चूंकि हम लेस देन और इक्वल टू की बात कर रहे हैं ना, तो जब स्लैग ऐड करेंगे तो इसमें फेज 1 की जरूरत नहीं होगी, हमेशा फेज 2 से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो ये पहला टैबलू आया है ये। अच्छा, अगेन इसमें वही मसला है, हम -81 मोस्ट नेगेटिव कॉलम में पिवटिंग इसलिए नहीं करेंगे कि यहाँ पर जो है ना आपका अगर आप अगर पिवटिंग करेंगे भी तो ये रेशियो 1 आएगा, ये रेशियो हाफ आएगा, तो आपको यहाँ पे पिवटिंग करनी पड़ेगी, और S1 की जगह क्या आ जाएगा, μ3 आ जाएगा। लेकिन वो μ3 और μ0 एक साथ नहीं चल सकते, एडजेसेंट नहीं है, तो लिहाजा आपने -81 को गुड बाय का -16 पे किया, 1 पे पिवटिंग की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, μ0 की जगह μ2 आ जाएगा। वो तो सिंगल रहेगा ना, वो तो चलेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पिवटिंग की, 0 से आप 16 पहुंच गए। अच्छा, यहाँ पे भी वही मसला है, खैर यहाँ पे तो मसला क्लियर है, -65 मोस्ट नेगेटिव है। आप यहाँ पे पिवटिंग करेंगे तो S1 की जगह क्या आ जाएगा, μ3 तो अलाउ है ना, μ2 के साथ एडजेसेंट है यहाँ। अच्छा, आप जरा इसको मॉनिटर भी करते रहा करें, देखें जब ये एडजेसेंट हैं तो इनकी वैल्यूज भी एड अप करोगे तो क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो ये जरा देखते रहा करें। अगर कोई सिंगल है ना, जैसे यहाँ पे देखें ये सिंगल है μ0, तो वो 1 ही होगा। अगर सिंगल है μ2, कोई इसके साथ नहीं है, तो वो 1 ही होगा। लेकिन अगर 2 होंगे तो 2 कहाँ होंगे, बेसिस में तो एडजेसेंट होंगे, और उनका सम क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। अच्छा, अब जब आप यहां पर आए, अब एक बड़ा मजेदार ट्विस्ट आ रहा है। ट्विस्ट ये आ रहा है कि जब आप यहां पहुंच गए तो अब आपने कहा कि भाईजान मेरे पास ये भी नेगेटिव है, मेरे पास ये भी नेगेटिव है। ठीक है, अगर इस पे पिवटिंग करते हैं तो एक ही पॉजिटिव एलिमेंट है, यहाँ पे पिवटिंग करनी होगी। यहाँ पे पिवटिंग का मतलब ये है कि आपके पास μ2 की जगह क्या आ जाएगा, μ1 आ जाएगा। वो आप अलाउ नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि μ3 नजर आ रहा है। आपने कहा यार चलो यहाँ पे चलने की कोशिश करते हैं, तो आपको यहाँ पे पिवटिंग करनी होगी, तो अब μ2 की जगह क्या आ जाएगा, μ1। ये भी आप अलाउ नहीं कर सकते, इसलिए कि μ1 μ3 एक साथ नहीं रह सकते। अब आपने सर पकड़ लिया, आपने कहा कि 2 ही तो चॉइसेस थी, करें क्या। तो भाईजान यहाँ डिस्कशन लिखा हुआ है, करें क्या, कुछ भी नहीं करना। आपके पास यही टैबलो जो है ना आंसर है, लेकिन इसको आप ऑप्टिमल नहीं कहेंगे, सब ऑप्टिमल कहेंगे, इसलिए कि वैल्यू तो आ गई है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस देर इज एन इम्प्रूवमेंट इन ए सिंपल लीनियर प्रोग्रामिंग। लेकिन यहाँ लीनियर के साथ वो एक तलवार लटकी हुई है कि एडजेसेंट म्यूज होने चाहिए। तो अगर यहाँ पे पिवटिंग करते हैं वायलेट हो जाता है यहाँ, तो आप कहेंगे भाई ठीक है, वैसे भी अगर आप पूरी तरीके से इनको प्लस कर लें तो जो आंसर आता है वो वैसे ही अप्रोक्सीमेट होता है, याद है ना पिछले प्रॉब्लम में। तो यहाँ पर भी ठीक है यार, ये भी क्या है, नथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो आपने देखा कि कभी कभी फेज 2 खासतौर पर सेपरल प्रोग्राम में हमें स्टॉप करना पड़ता है
लालच तो आती है कि माइनस है तो हम इम्प्रूव करेंगे, लेकिन आपको प्रिवेंट करती है कि यहाँ पे U23 है, अगर आप यहाँ पे विंट करेंगे तो दोबारा से बता दूं क्या होगा, U3 की जगह U0 आ जाएगा, वो U2 का मतलब एडजेसेंट नहीं है। अगर आप यहाँ पे पिवटिंग करेंगे तो U2 की जगह μ1 आ जाएगा, μ1 और μ3 भी एडजेसेंट नहीं है, लिहाजा खत्म। यही टैबलो जो है ना, इसको हम ऑप्टिमल नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सो दिस इज अप्रोक्सीमेट ऑप्टिमल सोल्यूशन। ओके जनाब, सर एक क्वेश्चन। जी बोलो, क्या बोल रहे हो? सर यहाँ पे आपने बेसिस में 2 वेरिएबल्स लिए हैं और पिछले क्वेश्चन में 4, ये क्वांटिटी कैसे नहीं, डिसाइड? एक मिनट, मैं जरा आपसे समझना चाह रहा हूँ। देखें, आपके पास ये जो बेसिस होती है ना, बेसिस, सॉरी ये जेड तो बेसिस नहीं होता ना। देखें, बेसिस हमेशा चलती है, किससे चलती है, किससे चलती है यार बेसिस? कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं ना, लेस देन इक्वल या ग्रेटर, उसी से चलती है ना बेसिस। तो यहाँ पे कांस्टेंट तो एक ही था ना। मैं दोबारा से बताता हूँ, प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये है ना प्रॉब्लम, तो इसमें तो कांस्टेंट तो एक ही है ना, लेकिन एक और कांस्टेंट भी तो आएगा। कौन सा? ये वाला। इन सब का सम क्या होगा? 1। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक कांस्टेंट है और एक नॉन लीनियरिटी है, तो इस नॉन लीनियरिटी को रिमूव करेंगे तो एक के बाद दो कांस्टेंट बन जाएंगे, एक ये और एक ये। पिछले केस में ये हो रहा था ना कि आपके पास कांस्टेंट तो एक ही था, लेकिन वहां पे दो नॉन लीनियर पार्ट थे, तो हमें दो और कांस्टेंट लगाने पड़े थे, इसलिए वहां पर आपको 3 बेसिक वेरिएबल नजर आ रहे थे। यहाँ पे कितने नजर आ रहे हैं? तो बेसिक वेरिएबल का फार्मूला समझ में आ गया, नंबर ऑफ इनइक्वालिटी कांस्टेंट्स प्लस द नंबर ऑफ नॉन लीनियर टर्म्स। तो अगर एक इनइक्वालिटी कांस्टेंट है, एक नॉन लीनियर टर्म है जो यहाँ पर है, तो बस 2 बेसिक वेरिएबल्स होंगे। पिछले केस में क्या था, एक ही कांस्टेंट था लेकिन 2 डिफरेंट नॉन लीनियर टर्म्स थे, तो वहां पर आपके पास क्या हुआ था, 3 बेसिक वेरिएबल आज थे। इज दैट आंसर योर क्वेश्चन? यस सर, हेलो थैंक जी, यू। जी सर, और समझ को गया। पूछ? अच्छा, समझ गए, ओके। चलें जी, बिग थैंक्स टू मोहम्मद जवाद, क़ैरत खान, सिमरन खान, अतीक, राइट। तो अब अतीक, जरा आपके नाजुक कंधों पे जरा जिम्मेदारी है 2-3 जो है सेपरेबल के सवाल हल करने हैं और एक आध क्वाड्रेटिक का करना है, ठीक है? ओके जी सर। ओके, अच्छा, एग्जाम के बारे में आपको बताता चलूं क्या होगा। जो 3 बच्चे हैं वो तो सुन ही रहे हैं, लेकिन ये चूंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है, लिहाजा आप सब सुन लेंगे। देखिए, एग्जाम है आपका, कितने घंटे का है? 3 घंटे का है ना। और कब होगा, याद है आपको कब होगा? जल्दी बताओ। 21 मई को, सही है। आपके पास 3 आवर्स हैं। तो मैंने ऐसा किया है कि हमें 5 क्वेश्चन दूंगा आपको, 1 2 3 4 5, और हर क्वेश्चन के जो है ना वो 36, बल्कि ऐसा करें 30 + 6 होंगे, यानी 30 मिनट में आपने हल करना होगा और 6 में आपने उसको सबमिट करना होगा। और ये मैं 5 क्वेश्चन एक साथ नहीं दूंगा, ये बिल्कुल क्विज की तरफ पे चलेंगे। आप ये समझ लें कि 5 क्विज हो रहे हैं एक दिन में, बस वन आफ्टर द अदर। तो एक क्वेश्चन आएगा लाइक क्विज 1 30 मिनट में करना है, उसके बाद आपने 6 में सबमिट करना है। उसके बाद क्विज 2, उसको आप क्वेश्चन 2 कह सकते हैं, शुरू होगा 30 मिनट 6, आखिर में क्विज 5 30 6 पूरे। अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन आसान है तो 36 को 5 से ज़रब करें तो 180 मिनट बनते हैं, विच इज 3 आवर्स। तो समझ में आ गया? जो 2-3 बच्चे बैठे हैं, कैसे होगा भाई ये एग्जाम? जरा रिपीट कर दें कोई एक। जी सर, समझ आ गया। आपने कहा है 5 सवाल देंगे और हर सवाल जो है 30 मिनट्स लगेंगे करने में और 6 मिनट जो है वो आप सबमिट करने के लिए दे रहे हैं। और ये आपको एक ही क्विज नजर आएगा 36 मिनट्स तक, और इसको एलएमएस में आपने करना होगा जैसे करते आए हैं। मैं जूम पे भी इसको लगा दूंगा, लेकिन असल काम आपने एलएमएस में करना होगा। जैसे ही 36 मिनट्स होंगे आपका दूसरा क्विज शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो लेकिन सर इसमें आप लेट, हाँ बोलो। सवाल ऐसे ही दिएगा कि 30 मिनट्स में हो जाए, वरना अक्सर सवालात हो रहे होते हैं लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से ना फिर वो जल्दी जल्दी करने में कैलकुलेशन नहीं, मिस्टेक। देखें मैं आपको बताऊं, ये नो डाउट क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, इसलिए कि हमें कहा गया है कि ये देखना है कि टीचर कितना स्मार्ट है टू प्रिवेंट द चीटिंग। तो उसका आइडिया सुन लें। आपने 30 मिनट में जो हो चुका है कर लें, जरूरी नहीं है कि आप पूरा करें। मैं सिर्फ ये देखूंगा कि आपका स्टार्ट सही है, आपको कंसेप्ट आता है,
कंप्लीशन इज नॉट दी वे, आपको बगैर कंप्लीशन के भी पूरे नंबर मिल सकते हैं, तो इस चक्करों में ना पड़िएगा, वरना वो होगा कि अगर आप 36 में मिनट नहीं किया तो मुझे नहीं पता कि पेनल्टी कितनी लगेगी। सो बस 30 मिनट्स करो। सर ऐसे ही होता है कि हम लोग कंप्लीट करने के चक्कर में जल्दी जल्दी करना शुरू कर देते हैं, उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं, फिर सही कर भी रहे हो तो। अच्छा मेरी एक बात तो सुनो, बाज एग्जाम जो है वो होते ही 30 मिनट्स के हैं, जैसे क्विज है वो तो मैं पता नहीं क्यों इतना रहम दूर में उसको बढ़ाता रहता हूँ, तो आपके पास टाइम लिमिट तो हमेशा होती है ना, ये क्या बात की आपने, हर एग्जाम में टाइम लिमिट होती है, तो आप यहाँ पर क्यों कह रहे हो कि ये होगा? चले बहरहाल, ओके, तो इंशाल्लाह सी यू। और कोई क्वेश्चन तो नहीं करना ना किसी ने? ओके, अल्लाह हाफिज, बाय। आप